नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार पर। देखिए सर, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पिछली क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था या जो हमने सिद्धांत पर जिस पे हमने बात की थी, वो सिद्धांत था अनुबंधन पर आधारित पुनर्बलन का सिद्धांत, जो दिया था बीएफ स्किनर ने। ठीक है ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी कार्य को दोहराने के लिए हमें पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आज हम जिस सिद्धांत की बात करने वाले, सबसे पहले हम एक छोटे से सिद्धांत की बात करेंगे। उस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये सिद्धांत दिया था वो था एडविन गुथरी। एडविन गुथरी ने एक सिद्धांत दिया था, क्या नाम था उसका? एडविन। आज हम बात करेंगे एडविन गुथरी के सिद्धांत की। एडविन गुथरी का सिद्धांत। एडविन गुथरी का सिद्धांत। देखिए, एडविन गुथरी का जो सिद्धांत है वो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? समीपता अनुबंधन सिद्धांत। समीपता अनुबंधन सिद्धांत इसे कहा जाता है, यानी समीपता अनुबंधन सिद्धांत जो है वो एडविन गुथरी ने दिया था। अब देखिए, इस सिद्धांत के और भी अन्य नाम हो सकते हैं, जैसे समीपता अनुबंधन सिद्धांत को और हम किस नाम से बुलाते हैं? और हम इसे बुलाते हैं सामीप्य संबंध का सिद्धांत। कौन सा? सामीप्य संबंध सिद्धांत। क्या कहते हैं? सामीप्य संबंध सिद्धांत हम इसे कहते हैं। और हम इसके अलावा इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन का सिद्धांत हम इसे कहते हैं। साथ साथ हम इसे स्थानापन्न का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानापन्न का सिद्धांत। क्या कहा हम इसे? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया। इसके उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इसे सामीप्य संबंध सिद्धांत भी कहते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं, और उसके अलावा इसे स्थानापन्न का सिद्धांत भी कहा जाता है। और हम इसे क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इसे सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि स्थानापन्न। यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? स्थानापन्न ही होता है। तो हम ये बात याद रखेंगे। एक इसके अंदर हम इसे एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल प्रयास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? एकल प्रयास का सिद्धांत। अब देखिए कि इसके अंदर एडविन गुथरी जो था उसने क्या कहा अपने सिद्धांत पर? जो एडविन गुथरी के जो विचार थे वो क्या थे? एडविन गुथरी का जो विचार था वो था कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या विचार था? कि किसी भी कार्यों को करने के लिए या कार्य को करने के लिए अनेक अनुक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। अनेक अनुक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा था एडविन गुथरी ने अपने विचारों में? कि प्रत्येक अधिगम के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य या प्रत्येक व्यवहार के लिए या प्रत्येक अधिगम के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? अनेक क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सहज क्रियाएं ही, कुछ सहज का मतलब कुछ सही क्रियाएं, कुछ सहज क्रियाओं के द्वारा या सहज क्रियाओं के प्रयास से अधिगम किया जा सकता है। अधिगम किया जा सकता है। अब देखिए, इस बात का अर्थ क्या है? अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लासों के अंदर? कि हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा। क्या पढ़ा? थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा। उसके अलावा हमने पावलोव का जो सिद्धांत पढ़ा, अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा। उसके अलावा हमने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा। अब इन तीनों सिद्धांतों में क्या थी?
जैसे थॉर्नडाइक की अगर मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, इस बिल्ली के प्रयोग के अंदर इसने क्या कहा कि बिल्ली ने बहुत सारी गलत क्रियाओं को करने के बाद में, बहुत सारी गलत क्रियाओं को करने के बाद में एक सही क्रिया की। उसी प्रकार अगर पावलोव की मैं बात करूं तो पावलोव ने जो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था वो भी कैसे किया कि बहुत बार, यानी कि सबसे पहले इसने क्या किया था, यूसीएस और यूसीआर, इस प्रकार फिर उसने अनुबंधन करवाया, किसके साथ, घंटी के साथ में अनुबंधन करवाया। तो उसमें क्या बहुत बार क्रियाएं हुई और बहुत बार क्रियाएं होने के बाद में एक अनुबंधन या अधिगम प्राप्त हुआ। उसी प्रकार स्किनर ने जो चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था तो उसमें भी यही था, ठीक है ना। परंतु जो एडविन गुथ्री था, एडविन गुथ्री ने कहा कि इतनी सारी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सारी अनेक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कुछ सहज क्रिया या केवल एक क्रिया से हम अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वो जो एक क्रिया हम कर रहे हैं वो एक क्रिया कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सही क्रिया होनी चाहिए, केवल एक ही प्रयास से हम अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन मानता था, एडविन गुथ्री मानता था। अगर मैं बात करूं इसके लिए उदाहरण की तो देखिए एक जो बालक है, एक बालक है वो जब कलम पकड़ना सीखता है, कलम पकड़ना सीखता है, ये उदाहरण बहुत इसके लिए परफेक्ट है कि एक बालक के द्वारा कलम पकड़ना सीखना ये किस पर आधारित है, तो एडविन गुथ्री के समीपता संबंध के सिद्धांत पर आधारित है या सामीप्य संबंध सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गुथ्री के और भी क्या विचार हो सकते हैं तो इसके अंदर देखिए एडविन गुथ्री के और विचार क्या होंगे। देखिए एडविन गुथ्री ने कहा कि जब इसे सामीप्य संबंध का सिद्धांत कहा जाता है तो इसका अर्थ तात्पर्य क्या है कि जब अनेक क्रियाओं को क्या, अनेक क्रियाओं को, या हम ये कह सकते हैं कि जब कई सारी घटनाओं को एक दूसरे से संबंध स्थापित करके या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के समीप रखकर या संबंध स्थापित करके अधिगम कराया जाए, क्या कराया जाए, अधिगम कराया जाए, तो वह क्या कहलाता है, सामीप्य संबंध का सिद्धांत कहलाता है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारी विषय वस्तुओं, यानी कि देखिए काफी सारी विषय वस्तु है, एक विषय के अंदर काफी सारे पॉइंट्स या नोट्स होते हैं, उन सभी बिंदुओं को एक साथ या संबंध स्थापित करके जब पढ़ाया जाता है या अधिगम करवाया जाता है तो वह अधिगम क्या होता है, आसान हो जाता है। या कई सारी घटनाओं को, यानी कि हम कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी घटनाओं को आपस में जोड़कर एक टॉपिक को समझाते हैं। जैसे अगर इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इतिहास के अंदर क्या होता है, काफी सारी घटनाएं किसी एक चीज से, बिंदु से जुड़ी होती है, एक व्यक्ति से जुड़ी होती है। जब हम किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो हम उन सभी घटनाओं को एकत्रित करके हम उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज हमें जल्दी समझ में आती है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि काफी सारी घटनाओं या क्रियाओं को एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर जब अधिगम करवाया जाता है तो उसे सामीप्य संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अंदर एक छोटी सी बात और याद रखना कि जो हमारी क्रियाएं होती है, जो हमारे जितनी भी हमारी क्रियाएं होती है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर प्रतिस्थापित करने चाहिए ताकि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्जित और जो हमारी जन्मजात क्रियाएं हैं, जितनी भी हमारी जन्मजात और अर्जित क्रियाएं हैं, उन सभी जन्मजात और अर्जित क्रियाओं को क्या कहा इसने कि जन्मजात व अर्जित क्रियाओं को दूसरे उद्दीपक के साथ
प्रतिस्थापित करके दूसरे उद्दीपक के साथ में प्रतिस्थापित करना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित करके या दूसरे उद्दीपक के साथ में प्रतिस्थापित करके उद्दीपक अनुक्रियाओं के बीच में संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उद्दीपक अनुक्रियाओं के बीच संबंध बनाना चाहिए। सीधी सीधी सी एक बात है कि सिद्धांत के अंदर इतना ही कहा है एडविन गुथरी ने कि जब हम किसी भी घटना या किसी भी कार्य या किसी व्यवहार को समीप में रखकर या अन्य घटनाओं को आपस में जोड़कर जब हम उस क्रिया को करते हैं तो अधिगम हमारा बहुत शीघ्रता से होता है। और इसके अंदर इसने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी बार बार क्रिया को करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए आप ऐसा मत सोचिए, आप सोचिए चलो ठीक है इस बार हम पेपर एग्जाम दे के देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बार हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं, इस कार्य को करने के लिए अगर आपने सही अनुक्रिया अगर एक बार दोहरा ली तो आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को याद करने के लिए अगर एक बार अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया तो आपको बार बार पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके लिए वो अधिगम शीघ्रता से हो जाएगा। ठीक है ना। तो कई बार पढ़ने के अलावा हम ये कह सकते हैं बार बार हम जिस चीज को पढ़ते हैं उसके अलावा हम ये है ना कि अगर उसको एक बार ठीक से पढ़ ले तो अच्छा है ना हमारे लिए। तो उसी प्रकार एडविन गुथरी ने कहा कि बहुत सारी क्रियाएं करने के लिए कोई एक क्रिया की आवश्यकता होती है जो सहज क्रिया हो, सही क्रिया हो, तो उस प्रयास से हम अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था छोटा सा एडविन गुथरी का सिद्धांत। देखिए एडविन गुथरी की एक बात याद रखना है कि इसने बहुत सारी विधियां दी थी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए। इतनी सी बात है, बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए एडविन गुथरी ने बहुत विधियां दी। ठीक है, ये बात एक याद रख लेना। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे नेक्स्ट हम दूसरे सिद्धांत पर बात करेंगे। यहां तक ये बात स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। अब देखिए हम बात करेंगे आज के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे लिए, उस सिद्धांत पर हम बात करेंगे। वो सिद्धांत है हमारा गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा है? गेस्टाल्टवाद या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और हम इसे इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसे इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी का मतलब होता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब देखिए अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की अगर मैं इसके उपनाम की अगर मैं बात करूं तो इसे समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? समग्रवाद का सिद्धांत। समग्रवाद का सिद्धांत हम भी इसे कहते हैं। इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे अवयववादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सूझ का सिद्धांत और इसे अवयववादी सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? अवयववादी सिद्धांत। ठीक है ना। इसे समग्रवाद, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे सूझ का सिद्धांत, इसे अवयववादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर जो हमने एक शब्द यूज किया गेस्टाल्ट, कई की जगह पे आपको ये गेस्टाल्ट भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? गेस्टाल्टवाद। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टवाद की अगर मैं बात करूं तो ये जो शब्द है गेस्टाल्टवाद, ये कहां का शब्द? ये जर्मन भाषा का शब्द है। कहां का? जर्मन भाषा का शब्द है। और इस जर्मन भाषा के इस गेस्टाल्टवाद शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समग्रता से होता है। क्या होता है? समग्रता। अब देखिए समग्रता क्या होती है? समग्रता होती है पूर्णता। क्या होती है? पूर्णता। जो चीज पूर्ण हो अपने आप में वह चीज क्या कहलाती है? समग्र कहलाती है। और इस समग्र का अर्थ ही क्या होता है? इस गेस्टाल्टवाद से लिया गया है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है? समग्रता होता है या
पूर्णता होता है। ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गेस्टाल्ट शब्द जो है वो आया कहां से, तो देखिए गेस्टाल्ट शब्द जो है वो 3 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किन किन के द्वारा? 3 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए गेस्टाल्ट शब्द जो है शब्द जर्मनी के कुर्ट लेविन, कोहलर, कॉफका के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा इस गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया गया, या उसमें एक मैक्स वर्दीमर भी आता है। क्या नाम है उसका? मैक्स वर्दीमर। ठीक है, मैक्स वर्दीमर, कुर्ट लेविन, और इसके साथ साथ देखिए मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और कुर्ट लेविन, ये 4 व्यक्ति थे। इन चारों व्यक्तियों के द्वारा इस शब्द को प्रस्तुत किया गया। परंतु क्या? परंतु जो इसके अंदर जो अंतर्दृष्टि शब्द है, ये अंतर्दृष्टि शब्द, अब ये अंतर्दृष्टि शब्द आया कहां से? तो ये अंतर्दृष्टि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था ना, वो किसने किया था? कोहलर ने किया था। कोहलर ने अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था इस सिद्धांत के अंदर, अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग। ठीक है ना, कोहलर ने सबसे पहले अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया या इसे प्रभावी स्वरूप प्रदान किया, ये हम कह सकते हैं। और उसके बाद में जो गेस्टाल्ट का सैद्धांतिक आधार जो प्रस्तुत किया था, यानी कि सिद्धांत बनाने का जो विचार सबसे पहले आया था, किसके दिमाग में आया था? या हम ये कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट वाद का सैद्धांतिक आधार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सैद्धांतिक आधार जो था वो किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? मैक्स वर्दीमर। ये जो पहला व्यक्ति था मैक्स वर्दीमर, जिसके मस्तिष्क में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का सबसे पहले विचार आया था। क्या आया था? विचार आया था, यानी सैद्धांतिक आधार देने वाला व्यक्ति कौन था गेस्टाल्टवाद को? तो वो था मैक्स वर्दीमर। जबकि अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत जो है, अगर मैं बात करूं अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत, तो ये अधिगम सिद्धांत कहां से आया था? ये प्रस्तुत किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। ठीक है ना, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने प्रस्तुत किया। देखिए कोहलर के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति और है इसके अंदर, जिसका नाम है कॉफका। क्या नाम है? कॉफका। कॉफका ने 1920 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1920 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। क्या नाम था पुस्तक का? थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। ठीक है ना, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लोगों के लिए। 1920 में कॉफका ने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नाम से एक पुस्तक लिखी थी। अब मैं बात करूं कि इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत में आपको 3 मुख्य बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि सिद्धांत का जो प्रवर्तक है, सबसे पहली बात सिद्धांत का प्रवर्तक, आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धांत का प्रवर्तक यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत का देने वाला जो प्रवर्तक था वो कौन था? तो कौन था वो? वर्दीमर। कौन था सिद्धांत का प्रवर्तक? वर्दीमर। और इस सिद्धांत के अंदर जो प्रयोग किया था, इस सिद्धांत पर प्रयोग करता या प्रयोग करने वाला कौन था? तो वो था कोहलर। कौन था? कोहलर। ठीक है ना, और इसके अंदर एक और था सहयोगी, यानी कि कोहलर और वर्दीमर के कुछ सहयोगी थे,
और उनके सहयोगियों के क्या नाम थे? तो वो पहला था कुर्ट लेविन और एक था कोफका। ये दो व्यक्ति थे, कुर्ट लेविन और कोफका। अब देखिए कि इसका सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ था वो कब हुआ था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले कब हुआ? 1912 के अंदर, 1912 के अंदर। और इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत जो ये प्रसिद्ध हुआ सिद्धांत, तो कब हुआ था ये सिद्धांत प्रसिद्ध? 1920 में जाकर, 1920 में जाकर ये पॉपुलर हुआ था ये सिद्धांत। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे कौन कौन सी बात याद रखनी है कि सिद्धांत का जो सैद्धांतिक आधार था वो वैक्स मर्दिमर ने दिया है, और मर्दिमर ही वो व्यक्ति था जिसने सिद्धांत का प्रवर्तक था ये। इसके अलावा ग्रंथदर्शी शब्द का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था, और थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नाम से जो पुस्तक है 1920 के अंदर वो कोफका ने लिखी। तो इसी पुस्तक की वजह से ही ये सिद्धांत जो है वो मोस्ट पॉपुलर सिद्धांत बना था। 1912 में बन चुका था, प्रयोग हो चुका था, सब कुछ हो चुका था इस सिद्धांत के ऊपर, परंतु ये सिद्धांत जो है वो 1920 में जाकर प्रचलित हुआ था सभी लोगों के बीच में। और इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, इस सिद्धांत का प्रवर्तक वर्दिमर कहलाता है, और प्रयोग करने वाला तो था वो कोहलर था, और सहयोगी कुर्ट लेविन व कोफका थे, और प्रतिपादन 1912 में हुआ और प्रसिद्ध हुआ 1920 के अंदर जाकर। अब देखिए कि जो इसके ऊपर जो कोहलर ने जो प्रयोग किया था, इस सिद्धांत के अंदर जो कोहलर ने प्रयोग किया, तो वो प्रयोग कब से लेकर कब तक और किन किन पर वो प्रयोग किया गया था? तो देखिए प्रयोगकर्ता कौन था? कोहलर था। तो कोहलर ने 1913 से लेकर 1918 तक, 1913 से लेकर 1918 तक प्रयोग किया। किसके ऊपर? चिंपैंजी पर, चिंपैंजी, और एक थी इसके अंदर गिलहरी। और जो मोस्ट पॉपुलर प्रयोग है वो चिंपैंजी वाला है, जो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया गया था। और ये प्रयोग कहाँ किया गया था? अटलांटिक महासागर के अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप पर। कहाँ किया गया था? अटलांटिक महासागर के कौन से द्वीप पर? कैनरी द्वीप पर यह प्रयोग हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1913 से लेकर 1918 तक कोहलर ने इस सिद्धांत के ऊपर प्रयोग किया था, और वो प्रयोग हुआ कहां था? अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप पर, यानी कि अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप पर चिंपैंजी और गिलहरी के ऊपर प्रयोग किया था। देखिए कोहलर जो था ना वो जर्मनी सेना के अंदर था, जर्मन की सेना के अंदर था, और इसकी एक बार ड्यूटी लगी थी इस अटलांटिक महासागर के इस कैनरी द्वीप पर। ठीक है ना? तो इसका वहां जाना हुआ, तो वहां जाकर इसने देखा कि सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी लेकर आया था साथ में, ये अपने एक चिंपैंजी जिसका नाम था सुल्तान। यही प्रयोग जो है इसका सबसे ज्यादा प्रचलित प्रयोग कहलाता है। अब देखिए सुल्तान के ऊपर इसने जो प्रयोग किया था वो क्या प्रयोग था? तो इसने सुल्तान के ऊपर दो तरह के प्रयोग किए थे। क्या? दो तरह के प्रयोग किए सुल्तान के ऊपर। पहला प्रयोग यानी कि जो सुल्तान था, इस सुल्तान को एक बंद कमरे में इसने रखा, और एक केले का गुच्छा जो है वो इसने ऊपर ऊंचाई के ऊपर लटका दिया। अब देखिए सुल्तान जो था ना, सुल्तान को क्या लगी? भूख लगी। तो सुल्तान को भूख लगने पर अब इसके अंदर इसने दो छड़ियां रखी। क्या रखी? दो छड़ियां। जो छड़ियां क्या थी? ऐसे मैग्नेटिक छड़ियां थी जो पास में आती क्या चिपक जाती है, इस प्रकार की ये छड़ियां थी। तो सुल्तान को जब भूख लगी तो सुल्तान ने जब इस केले की गुच्छे को प्राप्त करना चाहा तो उसका हाथ जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है? तो सुल्तान क्या है? थक हार के बैठ जाता है। जब ये थक हार के बैठ जाता है ना, बैठने के बाद अचानक से इसके अंदर क्या होती है? सूज उत्पन्न होती है। क्या है? सूज उत्पन्न होती है, और सूज की वजह से इन छड़ियों के साथ में जब ये खेलने लगता है ना, बैठ थक हार के इन छड़ियों के साथ में खेलने लगता है, और ये छड़ियां जो है वो आपस में चिपक कर लंबी हो जाती है। और लंबी छड़ियों को देखकर जो है सुल्तान के मन में क्या आती है? सूज आती है, और सूज की वजह से इन छड़ियों से वो इन ये कैलों को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसे सूज का सिद्धांत भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है? ये प्रयोग था इस सुल्तान के ऊपर। ठीक है ना? दूसरे प्रयोग में इसने छड़ियों की जगह क्या रखे? दो बॉक्स रख दिए थे, और उन बॉक्स के ऊपर रखकर सुल्तान ने वो केले प्राप्त किए। अब देखिए इस सिद्धांत के अंदर दो अवधारणाएं प्रस्तुत हुई। इस सिद्धांत को करने, इस प्रयोग को कर लेने के बाद में दो प्रकार की अवधारणाएं प्रस्तुत हुई।
दो उदाहरण कौन कौन सी थी, एक था विक्रांति काल और एक होता है उद्भाषण। क्या होता है, एक होता है विक्रांति काल और एक होता है उद्भाषण। अब ये विक्रांति काल और उद्भाषण चीज क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो विक्रांति काल। किसकी बात करूं, विक्रांति काल की अगर मैं बात करूं तो देखिए विक्रांति काल, सॉरी इसको विक्रांति काल कहते हैं। विक्रांति काल का मतलब होता है इनकैप्शन। क्या कहते हैं हम इसको, इनकैप्शन। क्या कहते हैं, इनकैप्शन। अब देखिए इनकैप्शन या हम ये कहते हैं कि विक्रांति काल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करते हैं और वो काम जब पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता तो हम उस काम को क्या करते हैं, छोड़ यार नहीं करते हम उस काम को। परंतु क्या होता है, फिर भी वो हमारे कहाँ रहता है, हमारे चेतन मन में फिर भी वो काम रहता है। और फिर अचानक से जब हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं और वो चीज कहीं ना मिले हमें घर में, फिर हम थक हार के कहते हैं छोड़ नहीं ढूंढते। परंतु फिर अचानक से हमारे मस्तिष्क में आती है कि अरे हाँ वहां पड़ी है वो चीज, तो वहां जाकर देखते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है। तो ये क्या है, विक्रांति काल है। यानी कि समस्या को चेतन मन से अलग कर देने पर भी चेतन मन में बने रहना, वो क्या कहलाता है, विक्रांति काल कहलाता है। समस्या को चेतन मन से अलग कर देने पर भी चेतन मन में बने रहना क्या कहलाता है, विक्रांति काल कहलाता है। अब देखिए क्या था कि सुल्तान जो था ना, उसने केले के गुच्छे को प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया और जब थक हार के ये क्या बैठ जाता है, तो इसका उदाहरण है कि सुल्तान का थक कर बैठना। अब देखिए सुल्तान थक कर बैठ तो गया, परंतु भूख थोड़ा शांत हो गई उसकी, दिमाग में तो अभी भी है कि ये केले किस प्रकार से प्राप्त किए जाए। अब परंतु वो बैठ के क्या कर रहा है, उस चीज के बारे में सोच नहीं, उसने सोच लिया चलो नहीं प्राप्त हो रहे तो छोड़ो इनको। परंतु फिर अचानक से जब इनके साथ खेलते खेलते एकदम से उसके अंदर दिमाग में, चेतन मन में एक सूझ उत्पन्न हुई कि हाँ इस प्रकार से ये केले प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सुल्तान का थक कर बैठना इस विक्रांति काल का उदाहरण है। हम भी देखते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें होती है, जब वो हमें समस्या का समाधान नहीं मिलता तो हम उसको चेतन मन से अलग करने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी वो हमारे चेतन मन में बनी रहती है और अचानक से एक सूझ उत्पन्न होती है, एक दिमाग में एक थॉट्स आता है कि हाँ इस प्रकार से अगर हम करें तो ये काम हो सकता है। फिर अचानक से हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है विक्रांति काल। क्या होता है, विक्रांति काल। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि विक्रांति काल का मतलब समस्या से चेतन को अलग करना, लेकिन उसका अचेतन मन में बने रहना। ठीक है ना, अचेतन मन में बने रहना, हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। क्या करेंगे, उसके बारे में हम सोचते रहेंगे। विक्रांति काल का मतलब क्या है, वो चीज हमारे क्या होती है, चेतन मन से तो अलग हमने कर ली, परंतु वो क्या है, अचेतन मन में फिर भी वो बनी रहेगी। यानी कि सुल्तान के द्वारा जहां पे बैठ गया तो ये विक्रांति काल था। अब इसके माइंड में चेतन मन से तो इसने अलग कर दिया, परंतु इसके अचेतन मन में तो अभी भी है कि केले किस प्रकार से प्राप्त किए जाए। फिर क्या होता है, जो विक्रांति काल में जब हम थक कर बैठ जाते हैं और चेतन मन से समस्या को अलग करके जब हम अचेतन मन में डाल देते हैं, तो फिर होता है दूसरा अवस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है, उद्भाषण। क्या होती है, उद्भाषण। अब देखिए उद्भाषण क्या होता है, इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं हम इसे, इल्यूमिनेशन। उद्भाषण का मतलब होता है प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। अब देखिए जब क्या है, सुल्तान जो था वो थककर बैठ गया, यानी कि उसने कहा कि चलो अब केले नहीं प्राप्त हो रहे, तो हम थककर बैठ गया, वो आराम से इन छड़ियों के साथ में खेलने लगा। और जब छड़ियों के साथ खेलते खेलते अचानक से जब दिमाग की बत्ती जलती है ना, दिमाग की बत्ती जलना, तो वो क्या कहलाता है, उद्भाषण कहलाता है। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारी कौन सी अवस्था होती है, विक्रांति काल। विक्रांति काल में हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और जब प्रयास नहीं मिलता तो हम उस चीज को क्या करते हैं, चेतन से अचेतन मन में डाल देते हैं। परंतु क्या होता है, चेतन मन से तो हमने अलग कर दिया, परंतु वो चीज क्या हमारे अचेतन मन में बनी रहेगी।
फिर हम क्या है, चेतन मन के अंदर वो चीज बनी रहेगी और अचानक से जब हम उसके बारे में, जब हमारे मस्तिष्क में ख्याल आता है या हम कहते हैं कि जो विचार उत्पन्न होता है या सूझ उत्पन्न होती है, तो फिर वो चीज हमारे वापस से हमारे प्रकाश में आ जाती है कि हाँ, ऐसा करने पर ऐसा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा, उद्भाषण का मतलब क्या, अगर मैं परिभाषा की बात करूं इसे सही शब्दों में, तो संज्ञानात्मक क्रियाओं के द्वारा समस्या का अचानक समाधान, समस्या का अचानक समाधान क्या कहलाता है, उद्भाषण कहलाता है। देखिए दो अवस्था है। सबसे पहली अवस्था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, विक्रांति काल के अंदर हम समस्या को क्या करते हैं, चेतन मन से अलग करके अचेतन मन में डालते हैं। परंतु जब इस अचेतन मन के अंदर पड़ी उस समस्या का अचानक से समाधान मिल जाए या सूझ उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, उद्भाषण कहलाती है। इसका अगर उदाहरण की बात करूं तो देखिए जब दिमाग में जब बत्ती जलती है, दिमाग की बत्ती जलना, यह वो क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक क्रिया मतलब उद्भाषण कहलाता है। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आई। सूझ का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ होता है सूझ का? सूझ का मतलब होता है अचानक आई समस्या का समाधान, यानी कि हम कह सकते हैं कि अचानक आई समस्या का हल, अचानक आई समस्या का हल करना क्या कहलाता है, सूझ कहलाता है। कोई भी समस्या उसका समाधान अगर अचानक से उत्पन्न होती है, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत है उनमें जो अधिगम होगा वो धीरे धीरे होगा, परंतु संज्ञानवादियों के सिद्धांतों के अंदर अधिगम जो होगा वो अचानक होगा, और अचानक हमेशा सूझ उत्पन्न होती है। ठीक है ना, सूझ से ही वो चीज क्रिया की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी समाधान, समस्या का समाधान अगर अचानक होता है तो वो समस्या क्या कहलाती है, वो अचानक होना कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया कहलाती है, वो सूझ कहलाती है। इसलिए गेस्टाल्टवादी जो थे वो थॉर्नडाइक के उस थ्योरी का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। थॉर्नडाइक गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि जो अधिगम होता है वो प्रयास व त्रुटि से ना होकर अधिगम क्या होता है, अचानक होता है। प्रयास व त्रुटि से नहीं होता, बार बार प्रयास करने से अधिगम नहीं होता है। अब ये जो सुल्तान था, अब ये सुल्तान से कितना ही प्रयास करता रहता, इसके जब हाथ ही नहीं पहुंच रहा तो ये प्रयास कर करके थक जाता, उसे केले थोड़ा ना प्राप्त हो जाते। इसलिए खंडन करते हैं कि प्रयास करने से कुछ नहीं होता, जब प्रयास के साथ साथ जब अचानक से जो सूझ उत्पन्न होती है किसी काम की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, तब जाके अधिगम प्राप्त होता है, ऐसे अधिगम प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना। अब देखिए अधिगम, इस गेस्टाल्टवाद के अंदर क्या होता है, जो प्राणी जो होता है या व्यक्ति जो होता है ना, जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, परिस्थितियों का सबसे पहले क्या करता है, अवलोकन करता है। क्या करता है, परिस्थितियों का अवलोकन करता है। अवलोकन कर लेने के बाद उसका समस्या का समाधान स्वयं उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, या फिर वो अवलोकन कर लेने के बाद में क्या करता है, उस समस्या के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मकान बनाने से पहले, कोई मिस्त्री है, मकान बनाने से पहले उसका क्या करेगा, नक्शा तैयार करेगा, और नक्शा तैयार करने के बाद में क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो यही क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, मकान बनाने से पहले नक्शा तैयार करना, नक्शा करने के बाद में फिर वो अपनी प्रतिक्रिया करेगा, या कोई समस्या दी जाती है किसी बालक को हल करने के लिए, किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इसका अवलोकन करेगा। इस समस्या का अवलोकन करने के बाद में ही वो क्या करेगा, इसके प्रति क्या, इस परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो वो क्या कहलाती है, सूझ का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, सूझ के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो बुद्धि का होता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, बुद्धि। और बुद्धि से ही क्या होती है, सूझ उत्पन्न होती है। सूझ जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, हमारे चेतन मन में वो जागृत होती है। ठीक है ना, ये बात याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस सिद्धांत का जो शिक्षा के अंदर प्रयोग की सिद्धांत का शिक्षा के अंदर कहाँ किस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो वो अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं CCE, आपने समग्र सतत व समग्र मूल्यांकन की बात तो आपने सुनी होगी, आपने टीचिंग मेथड के अंदर सतत व समग्र मूल्यांकन आपने पढ़ा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, CCE। क्या कहते हैं, CCE। CCE का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू एंड कंप्रेहेंसिव एवेल्यूएशन, जिसे हम कहते हैं, यानी सतत व समग्र मूल्यांकन। देखिए शिक्षण के मूल्यांकन की दो प्रक्रियाएं होती है, ये याद रखना। शिक्षण के मूल्यांकन की क्या होती है, दो प्रक्रियाएं होती है। अब देखिए एक होती है CCE, एक होता है SIQE।
क्या होता है, SIQE। देखिए ये जो CC होता है ये सेंट्रल लेवल पर होता है, ये केंद्रीय स्तर पर होता है, और एक स्टेट के अंदर एक नई व्यवस्था बनाई गई है, स्टेट लेवल पर एक नई व्यवस्था बनाई गई है जिसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य में ये पहल की गई है, ठीक है ना। SIQE ये स्टेट के लिए होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्टेट इंटाइटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इंटाइटिव क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंटाइटिव क्वालिटी एजुकेशन हम इसे कहते हैं। अब देखिए CC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के प्रत्येक सतत व समग्र मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। देखिए सतत व समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चे के प्रत्येक व्यवहार, बच्चे के प्रत्येक व्यवहार का मूल्यांकन करना, बच्चे के प्रत्येक व्यवहार का मूल्यांकन करना ही क्या, बच्चे के प्रत्येक व्यवहार और प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, सतत व समग्र मूल्यांकन कहलाता है। और सतत व समग्र मूल्यांकन के अंदर इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये सिद्धांत वहीं से ही लिया गया है। और इसके अलावा क्या फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो समन्वित शिक्षा के अंदर, कौन सी शिक्षा में, समन्वित शिक्षा के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए समन्वित शिक्षा होती क्या है, तो देखिए समन्वित शिक्षा क्या होती है, समन्वित शिक्षा का मतलब जब बालक को विकास के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में शिक्षा दी जाती है, बालक के विकास के सभी पहलुओं पर शिक्षा देना, शिक्षा देना क्या कहलाता है, समन्वित। अब देखिए दो शब्द आप यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है कि एक होता है समावेशी शिक्षा और एक होता है समन्वित शिक्षा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो देखिए समन्वित शिक्षा का अर्थ होता है विकास के सभी पहलुओं पर नजर रखकर परीक्षा या अध्ययन करवाना, क्या कहलाता है, समन्वित शिक्षा कहलाता है। परंतु समावेशी शिक्षा क्या होती है, समाज के सभी वर्गों को एक साथ शिक्षा देना, क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा का मतलब समाज के सभी वर्गों को एक साथ शिक्षा देना, विशेष रूप से पिछड़े बालकों को, विशेष रूप से ध्यान किन पे रखा जाता है, पिछड़े बालकों पर, तो वो होती है समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। और समावेशी और समन्वित शिक्षा के अंतर्गत ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि बालकों के अंदर सृजनशीलता के विकास के अंदर, बालकों को सृजनशील बनाने में, सृजनशील का मतलब क्या होता है, सृजनशील का मतलब क्या होता है कि नई आविष्कार करने योग्य बनाना, या उनकी मानसिक शक्तियां ऐसी करना कि वो नई नई चीजें डेवलप कर पाए, नए नए विकास कर पाए, इस प्रकार से उनको मस्तिष्क को बनाना या उनके मस्तिष्क के अंदर सृजनशीलता का विकास करना। और हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो बालकों को क्या क्या सिखाने के अंदर उपयोग में लाया जाता है, तो 3 संख्याओं का गुणा, 3 संख्याओं का गुणा। अभी कई बार क्या परीक्षा के अंदर यहीं से ही प्रश्न बनकर आता है, और इन्हीं लाइनों से प्रश्न बनकर, जो मैं ये लाइनें बता रहा हूँ ये लाइनें कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इस क्रिया के ऊपर कौन से सिद्धांत का असर रहता है या प्रभाव डालता है, तो वो अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत है। तो देखिए 3 संख्याओं का गुणा कराना, मुहावरों का अपनी भाषा में प्रयोग करना, मुहावरों का अपनी भाषा में प्रयोग करना, अपनी भाषाओं में प्रयोग करना, ठीक है ना। व्याकरण के जो मुहावरे थे उनके अपनी बातचीत में उपयोग करना, अध्यापक का प्रश्न पत्र बनाने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना, वो भी क्या है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंदर क्या होता है, सबसे पहले परिस्थिति का क्या होता है, अवलोकन किया जाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। सबसे पहले अंतर परिस्थिति का भली भांति क्या किया जाता है, अवलोकन करता है, तत्पश्चात वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, और ब्लूप्रिंट तैयार हो जाने के बाद में वो एक
सही रूप से उस पेपर का निर्माण करेगा। तो किसी भी परीक्षा से पहले, प्रश्न पत्र को बनाने से पहले नील पत्र या ब्लूप्रिंट का निर्माण करना और फिर या किसी मिस्त्री के द्वारा किसी मकान का नक्शा बनाना, वो भी क्या है, इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और स्वयं खोज कर सीखना, स्वयं खोज करके सीखना, वैज्ञानिक तरीके से सीखना ही क्या है, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। ये याद रखना कि स्वयं खोज करके ही सीखना इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। यानी बच्चों को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे अपनी समस्या का समाधान स्वयं करें और स्वयं करके ही उस चीज को सीखे। यानी कि हम उन्हें खुली वातावरण में ओपन छोड़ दीजिए, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान सूझ के माध्यम से, संज्ञानात्मक क्रियाओं के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने बुद्धि के स्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे और साथ साथ वो क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। तो इस प्रकार के सिद्धांत में ये महत्वपूर्ण चीज होती है। ये जो सिद्धांत है वो पूर्ण से अंश की ओर का जोड़ देता है। ये कहता है कि पहले पूर्ण चीजों को समझाया जाए, फिर अंश की ओर बढ़ा जाए। ये सिद्धांत किस सूत्र पर आधारित है, तो ये सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, जो व्यवहारवाद है ना वो अंश से पूर्ण की ओर चलता है, और जो ये समग्रवाद है ना वो ये पूर्ण से अंश की ओर चलता है। और ये तार्किक तरीके से अधिगम कराने पर बल देता है, तार्किक तरीके से इसे अधिगम करवाने पर बल। ठीक है ना, ये तार्किक तरीके से अधिगम कराने पर बल देता है। और जो व्यवहारवादी थे वो यांत्रिक तरीके से, वो यांत्रिक सिद्धांतों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये तार्किक तरीके से अध्ययन करवाने के पक्षधर हैं, या हम ये कह सकते हैं यांत्रिक तरीके का ये खंडन करते हैं कि यांत्रिक तरीके से ना कराकर इनको तार्किक तरीके से, सूझ के माध्यम से, समस्या समाधान के माध्यम से, संज्ञानात्मक क्रियाओं के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से अधिगम करवाया जाए। यांत्रिक तरीके से नहीं कि एक प्रयास करवाया जाए, बार बार प्रयास करवाने से अधिगम प्राप्त नहीं होता है। अधिगम कैसे होता है, सूझ के माध्यम से, उसकी संज्ञानात्मक क्रियाओं के माध्यम से, उसकी बुद्धि के माध्यम से उसका अधिगम प्राप्त होता है। तो ये था हमारा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, जो दिया किसने था। सबसे पहले इसकी मैं बात करूं तो प्रतिपादन किया था इसका वर्दीमर ने और प्रयोग किया था कोहलर ने। ठीक है ना, 1913 से लेकर 1918 तक। तो ये बात हमें याद रखनी है। 1920 के अंदर जो कोफका की जो पुस्तक थी, ये थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, इसके बाद ये बहुत ज्यादा प्रचलित सिद्धांत बना। यानी कि 1912 में ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ था और 1920 में जाकर ये सिद्धांत क्या है, प्रसिद्ध हुआ था। इसके अंदर कोहलर ने दो तरह के प्रयोग किए थे, एक था सुल्तान पर और एक गिलहरी पर। जो गिलहरी वाला प्रयोग है वो इतना प्रचलित नहीं है, परंतु जो सुल्तान नामक जो प्रयोग था वो कहाँ किया गया था, अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप पर एक सुल्तान नाम का चिपैंजी था, जिसे वो अपने साथ लेकर आया और इस पर प्रयोग करके ये साबित किया कि जो समस्या का समाधान है वो दो अवस्थाओं के अंतर्गत होता है। सबसे पहले विक्रांति काल, फिर होता है उद्भाषण। और विक्रांति काल का मतलब जब हम किसी समस्या को चेतन मन से अलग करके उसको अचेतन मन में रख लेते हैं। चेतन मन से तो हम उसको अलग कर देते हैं, परंतु वो समस्या हमारी अचेतन मन में पड़ी रहती है। और जब उसका अचानक से हमें समस्या का समाधान मिलता है तो फिर वो क्या चीज क्या कहलाता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो उद्भाषण कहलाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सिद्धांत यहाँ होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सिद्धांत के साथ।